अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 4 नवंबर के बाद अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आज उनकी एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात हो भी गई और उन्होंने इमरान खान की सेहत ठीक होने की तस्दीक भी कर दी, मगर साथ ही बताया कि इमरान खान बहुत गुस्से में थे। 4 नवंबर के बाद से जेल इंतज़ामिया ने मुसलसल अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं की कोई मुलाकात नहीं करवाई थी, जिस पर पीटीआई की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था। इमरान खान की बहन अलीमा खान पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर धरना भी दिया था। इमरान खान के बेटों और पार्टी रहनुमाओं ने उनकी सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खदशात का इज़हार करते हुए उनसे राब्ते का भी मुतालबा किया, मगर इस तमाम सूरत हाल के बावजूद इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं कराई गई। आज मुलाकात का दिन होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुलाकात न कराने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी थी। इसी सिलसिले में आज पार्लियामेंट से पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान समेत पीटीआई के अरकान असेंबली ने मार्च करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड भी कराया, जिसके बाद वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे, जहां पहले से ही पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि अलीमा खान समेत इमरान खान की बाकी बहनें भी वहीं मौजूद थीं। तहम एहतजाज की कॉल देने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खुद वहाँ मौजूद नहीं थे। इस तमाम सूरत हाल के दौरान जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान की बहन उज़्मा खान को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद वो अपनी बाकी दोनों बहनों से मुशावरत के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए चली गई और तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात के बाद उज़्मा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, मगर वो काफ़ी गुस्से में थे और कह रहे थे कि उन्हें जहनी टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद उज़्मा खान ने अपनी बाकी बहनों के साथ मीडिया से गुफ्तगू भी की। इस मौके पर उज़्मा खान ने यह भी कहा कि 4 हफ्तों से इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया गया और बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बुशरा बीबी को। कहते हैं कि 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर एक मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। सुहेल आफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मेरा पार्टी का, जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पर खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। जबकि अलीमा खान ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि मंगल के दिन फैमिली के मेंबर्स की मुलाकात होनी चाहिए और जुमेरात को पार्टी लीडर्स की मुलाकात होनी चाहिए और हम अगले हफ्ते मुलाकात के लिए आएंगे और इजाज़त मिलने तक नहीं जाएंगे। तो हमें जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे, तो अब हम जो हमारा अपना लाएमल ये है कि अब ये एक मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा। हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन। अगला जुमेरात को सुहेल आफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का। अगर नहीं मुलाकात करेंगे हम यहीं से नहीं उठेंगे। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने उज़्मा खान की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की पार्टी उमूर पर नज़र है और उन्होंने शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है। अगर ये मुलाकात पहले हो जाती तो इतना हाइप क्रिएट ना होता, लोगों में इतनी तशवीश ना होती, इतनी बातें ना होती और इतने लोग बाहर ना आते। हमारी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उज़्मा बीबी की मुलाकात हुई और वो कह रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक ठाक है। पार्टी के लिए कुछ हिदायत भी खान साहब ने दी है और शायद खटक को पार्लियामेंट्री लीडर नामिनेट करने के लिए भी उन्होंने जिक्र किया। इसके आइसोलेशन के बावजूद भी खान साहब का इतना नज़र है और पार्टी को भी हिदायत दी है कि आप इंश्योर करें अल्लामा राजा नासिर साहब को, महमूद खान चकज़ई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन के नोटिफिकेशन हो जाए। ये भी हिदायत है कि आप सारे जो हिदायत वो लोग देंगे अल्लामा राजा नासिर साहब और चकज़ई साहब, पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करे और उनको सपोर्ट करे। तकरीबन 1 माह बाद होने वाली इस मुलाकात से पहले हुकूमती अरकान मुसलसल ये दावा कर रहे थे कि पीटीआई इमरान खान से सियासी मुलाकात करना चाह रही है, जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। ऐसे में अब मुलाकात की इजाज़त मिलने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला केपी ने अडियाला और इस्लामाबाद बलवा ना करके मस्बत कदम उठाया है। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं,
देखिए, इससे पहले फैसल वाउडा ने कल पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुलाकात से मुताल्लिक क्या कहा था। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है तो मैं आपकी तरफ से उसको सजेशन दे रहा हूँ। दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, ना दीवार की आंख होती है, ना दीवार की मुंह होता है। तो टक्कर मारते जाएं तो वो दीवार से तो कुछ नहीं मिलता। आपके पास एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाएगा। इस पूरी सतह पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाउडा। फैसल वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये वाउडा साहब, आपने तो एक सियासी हल बताया था कि शहबाज शरीफ के पास जाएं, जरदारी साहब के पास जाएं। आज आप कह रहे हैं मैंने जो कहा था माना, उसके बाद देखिए मुलाकात हो गई, तो कौन बीच में पड़ा है? क्या एस्टैब्लिशमेंट बीच में पड़ी है? हाँ, बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो मैं जो मेन इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इशू है वो ये कि आज एक हमारा अफसर मीरान शाह में शहीद किया गया बेदर्दी से, और केपीके के सीएम को बजाय वहाँ मौजूद होने के वो जो प्रोपागेंडा हो रहा था कि जी यूएस की, अमेरिका की गुलामी नामंजूर और गुलामी की इसको निकालने में यूएस का हाल है, तो वो इल्ज़ामात की जगह आज यूएस काउंसलेट से मिलना ज़रूरी हो गया बनिस्बत के एक आदमी जिसको शहीद किया गया है बेदर्दी से, उसकी ताद रसी करने वहाँ वो पहुँचते। तो अगर 4.5 करोड़ रुपयों का एहसास ये है अगर केपीके के सीएम को, तो मैं क्या कह सकता हूं? इससे ज्यादा बेजरी और बेहिस तो मैं किसी को समझ नहीं सकता। तो ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है, विच इज मोर रेलेवेंट देन एनी अदर थिंग। दूसरी चीज जो आपने कही सर, उसके अंदर मैंने उनको एक मशवरा कल आप लोगों के तवस्सुस से और टॉक शो के तवस्सुस से बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि अगर वो ना आए तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और बेहतरी की तरफ आईना कानून हमको इजाजत देता है उनकी फैमिली मेंबर्स को जो नॉन पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मुलाकातें तो कोई नहीं होनी आगे भी, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। और अगर इसी तरह की सियासत करनी है, बदमाशी, गुंडागर्दी और धौंस ज़बरदस्ती की, तो फिर गवर्नर राज ये सामने पड़ा हुआ है, और गवर्नर राज के अंदर हतमी फैसला तो उनकी पार्टी करेगी, लेकिन वो भी मुझे मेरे हिसाब से और मेरी ख्वाहिश के हिसाब से मेरा दोस्त कुंडी करेगा। बाकी भी सारे अच्छे नाम हैं। तो उसके बाद तो डेवलपमेंट भी दबा कर होगी केपीके के अंदर, ऑपरेशन भी दबा के होगा। एफआईआर कटी हुई है उनमें, जो बिल में छुपे हुए पंजाब से भी जाके वहां पैसा बना रहे हैं, उनको भी निकाला जाएगा। और एड्रेस जब कर दिया जाएगा केपीके के इशू, तो फिर रह क्या जाएगा आपके पास? तो जिस हिसाब से चल रहे हैं और जो फ्रंट फुट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं जरा जो बातें आपने कही हैं मैं जानना चाह रहा हूं, ये ख्वाहिशात हैं या खबर हैं? क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए ये बता दीजिए, जितनी भी बातें आपने कही हैं ये क्या खबर है? देखिए शाहजेब साहब, आपके हिसाब से मैं कनेक्टेड हूं, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप ये परसेप्शन रखते हैं। लेकिन मैं तो जो आपको बता रहा हूं, अल्लाह की मेहरबानी अभी तक वैसा ही हो रहा है, होता जा रहा है और वैसा ही होता रहेगा। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है। जो 45 दिन पहले मैंने आपको गवर्नर राज की बात बताई थी, बैन की बात बताई थी, डिस्क्वालिफिकेशन की बात बताई थी, तो मैंने आपको बता दिया। कल जो मैंने आपको कहा वो आज आपने देख लिया अपनी आंखों के सामने। तो मैं तो अभी भी रास्ता चाहता हूं कि सियासी हो, यही सीएम कंटिन्यू करें। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि सियासी मुलाकातें नहीं होने दी जाएंगी, सुहेल आफरीदी नहीं आए, मगर बहनों की तो 4 नवंबर से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, वो किस लिए? क्या कहीं ना कहीं कोई डर था कि 26 नवंबर के दिन कोई नया एहतजाज ना लॉन्च कर दे? ये इस डर की वजह से ये मुलाकातें नहीं होने दी गई थी और आज मुलाकात होने दी गई? शाहजेब साहब देखें, मैंने 26 नवंबर से बहुत पहले आपको कहा था कि 26 नवंबर को कोई चढ़ाई, कोई एहतजाज नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान एक तरफ एनालिसिस करके बैठा हुआ था और मेरा अकेले का जवाब आया था कि नहीं होगा। जब सीएम केपी के बनने वाले थे, पूरे पाकिस्तान का था वो नहीं बनेंगे, मैंने आपसे कहा था वो बनेंगे। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। मैं तो सियासी हल चाहता हूं सबके लिए कि मुस्बत काम हो, सीएम अपना कंटिन्यू करे, गवर्नर अपना काम करे और सूबे की खिदमत हो, और वही रास्ता बनाए सियासी तौर पर बाकी चीज़ों का भी। लेकिन जो मुझे आज लग रहा है, क्योंकि अगर आज ये भी बहन जाती है, मेरे लिए काबिल इज्जत है खान साहब की बहनें, लेकिन आज भी जाके अगर वो बाहर आके ये बताती हैं कि तसलसल उसी लड़ाई का है और आप गवर्नमेंट के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे, किसी और चीज़ के ऊपर कोई मुस्बत बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने फील्ड मार्शल, आर्मी और वही बदनामी और वही फ्रंट फुट पे बात करनी है, तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा, ये भी क्लियर रखें। और अगर सियासी पैगामात इसी तरह से आते रहे तो ये भी सियासी मीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो यहां भी बंदिशें लग जाएंगी। आइसोलेशन में रहने की बात मैं आपको पहले कह रहा था कि जो पीटीआई खिदमत कर रही है वो मुश्किल कर रही है इमरान खान साहब को। ये एक अनरियल निजाम की अनरियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक शख्स जो मुल्क का वजीर आजम रहा है उसे, और अगर वजीर आजम ना भी हो तो वो किसी भी शख्स को आप 27 दिन के लिए उसकी फैमिली से नहीं मिलने देते, सॉलिटरी में रखते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसकी बहन उससे मिले तो बाहर आके मुबारकबादें पेश करे, तारीफें करे, निज़ाम की तारीफें करे, जो रियासत के जो चला रहे हैं उनकी तारीफें करे। क्या करे उनकी बहन आके? और इमरान खान क्या पैगाम दे? अगर गुस्से ना हो, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्या करें वो?
शाहजेब साहब, तो फिर जिसने कत्ल किया हुआ है, जो जब बाकी जेलों में पड़े हैं वो भी दो दबस्ती गालियां देते हैं तो उनको भी छोड़ देते हैं। ये तो तरीक़ेकार नहीं है ना। जब आपने जेलों में डाला था तो तब तो आप सबसे बड़े नुमाइंदे थे फौज के, जब आप कहते थे कि फौज बग भी कर सकती है, आपकी इंटरनल कॉन्वर्सेशंस भी सुन सकती है। ये मैं तो नहीं था, इमरान खान साहब भी आगे कहते थे ना कि फौज के पास राइट है। फौज के सबसे बड़े नुमाइंदे जो थे उस टाइम पे वो इमरान खान साहब थे। अब आपके ऊपर चीज नहीं चल रही तो आप उनके खिलाफ हो गए। कभी आप कहते हैं कि उनको जान से मार दिया खुदा ना खास्ता, कभी आप कहते हैं उनकी सेहत खराब होगी, वो प्रोपेगेंडा पिट जाता है। फिर आप इंटरव्यूज देते हैं, आज भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान के लिए अगर आपने मुस्बत काम करना है, सियासी हल निकालना है, अपने लिए रास्ता निकालना है तो पी जाएं चीजों को जिससे इंस्टिगेट होगा। अगर आप आज भी कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे अफरीदी साहब जाएं तो फ्रंट भी नहीं रहेगा और फुट भी नहीं रहेगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूं आपके साथ। और अगर यही मगर जितने आज तक इन्होंने प्रोटेस्ट किए, व्हाट्सएप जितने आज तक प्रोटेस्ट किए हैं तहरीक इंसाफ ने, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, वो बैकफायर ही किया। 9 मई भी बैकफायर किया। अभी तक इसके अलावा कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो बड़ा इंपैक्ट डाल सका हो या फिर कोई बहुत बड़ा क्राउड वो पुल कर सके हो। तो फिर डर किस बात का है? 27वीं तरमीम हो गई, निज़ाम को जितने ऑब्जेक्टिव चाहिए थे अचीव हो गए, अदलिया के हवाले से अचीव हो गए। तो और जो पिछले प्रोटेस्ट हैं उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसकी वजह से निज़ाम खतरे में पड़ा हो। तो वजह क्या है कि जी पॉलिटिक्स नहीं करने देनी है, मुलाकात नहीं होने देनी है, सड़कों पर नहीं आने देना है? वजह क्या है? शाहजेब साहब देखिए, सबसे पहली चीज से आपने बड़ा अच्छा कहा कि पिछले सारे बैकफायर हुए क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेजॉरिटी सब मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज थे पीटीआई के लोग। रास्ता निकालना होता है। आप इश्तियाल में आ जाएंगे गाली देने से, तो मैं गाली से परहेज कर लूँ, कुछ चीज़ पी जाऊँ, कुछ चीज़ आगे बढ़ूँ, लेके आगे बढ़ूँ, तो हम तो सियासी हल का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने ठान ली है तो फिर यहाँ भी ठान ली गई है कि गवर्नर राज लगेगा। उस गवर्नर राज के अंदर डेवलपमेंट होगी, केपीके के अंदर जो उसकी आवाम की ज़रूरत है वहाँ ऑपरेशन होगा दबा के, वहाँ डेवलपमेंट के साथ ऑपरेशन के साथ पकड़ धकड़ होगी। और ये 2 महीने का नहीं होगा गवर्नर राज। इसकी आइन और कानून की डेप्थ में जाएं तो जीन और जबर से आप बहुत सारे रास्ते और निकालेंगे, कंटिन्यू रहेगा ये। तो फिर आपको हासिल रसूख क्या होगा? अगर सूबे को रोटी कपड़ा मिल जाता है, डेवलपमेंट मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, अमन मिल जाता है, तो सब भूल जाएंगे, तो आप सियासत से भी आउट हो गए। तो फायदा क्या है आपका इस चीज़ का? और जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं, उसका 10% 45 लाख लोग होते हैं, उसका 10% 4.5 लाख होते हैं, उसका 10% 45,000 होते हैं, उसका 10% 450 लोग होते हैं। आप 4,500 आदमी भी नहीं ला सके, आप 450 आदमी भी नहीं ला पा रहे, तो आप 0.01% पे खड़े हुए हैं और आप फिर फ्रंट फुट की इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो निजाम आपको इजाजत देगा क्या? आप सब ये जो आपके स्टूडियो में आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से डेवलपमेंट और ये सारी बातें कर रहे हैं, ये महज धमकी है या हिकमत अमली है? असल में इस बारे में सोचा जा रहा है किस तरीके से आगे चले? देखिए शाहजेब साहब, दीवार पे सर मारेंगे, दीवार में सर ही फटना है, ये हिकमत अमली है। इट्स ऑन द कार्ड। ये यहां पड़ा हुआ है, ये यहां पड़ा हुआ है गवर्नर राज। ठीक है, अगर आपको समझा रहे हैं कि सियासत करो, रास्ता निकालो, सियासत करो, रास्ता निकालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबल बनो, तो गलत बात कर रहे हैं आप। वहीं आज भी कोई फैज के बारे में बात नहीं हो रही, आज भी कोई जायचे और तावीज़ों की बात नहीं हो रही, आज भी उमर चीमा की बात नहीं हो रही, जास चौधरी की बात नहीं हो रही, जो खातून है हमारी जिनको कैंसर है उनकी बात नहीं हो रही, महमूद रशीद की बात नहीं हो रही। सिर्फ जायचों तक आपने रहना है। तो फिर ये तो सर कहीं का नहीं था। यही वो रीजन था जब मैं निकाला गया, यही वो चीजें थी कि नहीं हम चाहते थे कि ये लड़ाई आप एक उस जगह पे करें जो आपका डिफेंस सिस्टम है। आपने करना है डिसएग्री टू अग्री करें, किसी आजादी दुश्मनी नहीं। आपको नहीं पसंद की सियासत, आप बिल्कुल डिसएग्री करें, लेकिन आप जोर जबरदस्ती और ये पैगाम ला के देना कि फ्रंट फुट इश्तियाल, तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। और बजाय आज के दिन आप इतना बड़ा सानिया हो गया, आपको पता चल गया कि खान साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो बिल्कुल तगड़े हैं, तो फिर आप जाते वो मीरान शाह के अफसर को जिसको जला के बेरहमी से मार दिया गया, वो हमारा बच्चा था, आप वहां दाद रसी करते। लेकिन नहीं, अमेरिका की जो गुलामी का आपने नारा लगाया था झूठा, अमेरिका की जो नामंजूरी लगाई थी, आप उनके साथ बैठ गए। तो आपके कौन से प्रोपेगेंडे को मैं मानूं? कहां सच है, कहां झूठ है? कहां फौज के नुमाइंदे थे इमरान खान साहब, कहां फौज के बारे में बोलते थे कि बक कर लो, टेप करो, ये भी जायज है। आज सब चीज नाजायज हो गई, मैं कौन सी बात आपकी मानूं? बहुत शुक्रिया फैसल ऑर्डर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन को बताएं कि हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है ताकि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, लेकिन कोई नहीं आया है। हमारे साथ सीनियर साहब वज़ीर सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक लंबा अरसा मुलाकात नहीं होने दी गई, आज एक बहन की मुलाकात करा दी गई जो ये बता रहे हैं कि सेहतमंद हैं, मगर इमरान खान साहब बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। हुकूमत कह रही है सियासी मुलाकातें नहीं होंगी, बहनों की मुलाकात हो जाएगी आइंदा भी।
आपके ख्याल में ये कंटिन्यू कर सकता है? और फिर साथ में ये धमकी कि अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो गवर्नर राज लग सकता है, इसलिए वजीर आला भी लिमिट में रहें? देखिए, ये बड़ा एक ट्रिकी सी चीज़ होती है। उसकी वजह यह है कि जेल भेजने तक और उसके बाद फिर जब अजीज़ों से मुलाकात नहीं होती। हमें माजी में ऐसी मिसालें याद हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो से शुरू हो जाएं और फिर नवाज़ शरीफ भी जेल में रहे, मरियम साहबा से भी ज़्यादतियाँ हुई। तो वो सारा पस मंज़र जहन में रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि ये रिश्तेदारों की मुलाकात तो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि गवर्नर राज जो है एक बहुत मुश्किल ऑप्शन है, और उसमें जब सूबाई असम्बली भी बैठी होगी, जब ऑपरेशन भी चल रहा होगा, तो वो मुतहारफ ग्रुप ना दो बन जाएं कि एक ऑपरेशन की मुखालफत करे, एक ऑपरेशन कर रहा हो, तो वो एक डिवीजन होगी पूरी। तो कोई रास्ता निकालना चाहिए मफाहमत का। और मैं तो गुज़श्ता 3 साल से कह रहा हूँ कि लड़ के भी कभी मुल्क मजबूत हुए हैं, ठीक है। पीटीआई अगर जो है वो एक काम पे अड़ी हुई है तो उसके अंदर फाख्ताएँ भी मौजूद होती हैं, क्यों नहीं कोई रास्ता निकालते। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इमरान को भी अगर इतनी सख्ती करेंगे तो इससे भी मामलात ख़राब ही होंगे। आप देखें इंटरनेशनली इसके क्या तासुरात जाएंगे। ये ठीक है कि आज की दुनिया को कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान ना अमेरिका बोलेगा ना कोई और बोलेगा, लेकिन ओवरऑल तो एक तासुर फिर नेगेटिव जाता है ना। और सब तो पहल कौन कर सकता है भाई साहब इस वक्त? अगर मामला बेहतर करना है तो कौन है जो पहल कर सकता है या एक कदम आगे बढ़ा सकता है कि जी मामलात यहाँ से बेहतरी की तरफ ही जाएं, बजाय इसके कि उस तरफ चले जाएं कि गवर्नर रूल हो, पीटीआई सड़कों पर हो या पीटीआई पर मजीद क्रैकडाउन हो रहा हो? मेरा ख्याल है कि मेन रोल तो इमरान खान साहब का ही होना चाहिए, और आमतौर पे सियासतदान ही रास्ता निकालते हैं। माजी की पूरी तारीख़ में ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट या जो फ़ौज है वो किस तरह से रास्ता निकाले कि बग़ैर कोई जो 9 मई का वाक़या है या जो पुराने वाक़यात हैं उससे कोई वापसी का उसको भी रास्ता होना चाहिए ना। तो वो खान साहब ही रास्ता दे सकते हैं, सियासतदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भुट्टो ने बांग्लादेश भी तस्लीम कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा? क्या उनकी मकबूलियत कम हो गई थी? तो बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं और उसके बाद भी उनकी इज़्ज़त और बढ़ती है। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त डेडलॉक है ना। नवाज़ शरीफ साहब ये रियायत देने को तैयार हैं कि इमरान खान की ने जो ज़्यादतियाँ की हैं मैं उसकी माफ़ी दे दूँ, ना इमरान खान ये माफ़ी देने को तैयार है सियासतदानों को, और ना ही मेरा ख्याल है फ़ौज एज ए अदारा इमरान खान को रिलीफ देने को तैयार है। तो इसी वजह से ये डेडलॉक है। तीनों में से कोई भी फ्री करके थोड़ी सी नरमी करे तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो जो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा होता है उसकी होती है, और वो ज़ाहिर है इमरान खान है, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन से निकलना है, बाकियों ने तो सिचुएशन से नहीं निकलना। तो इसलिए उनको कोई ऐसा फ़ैसला, और उसका बड़ा आसान तरीका है कि भाई यही जो चीफ मिनिस्टर है ये ज़ाहिर है इसका रवैया तब्दील हो जाए, ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करे, वहाँ पे ऑपरेशन पे जैसे कि उन्होंने एक दिन तकरीर की जो है वो उनके साथ ताउन पे आमादा हो तो रास्ता निकल सकता है। मतलब यानी कि ताउन हो, ताल्लुकात बेहतर हो, तो यही चीफ मिनिस्टर जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब थे वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालते थे, मगर उसके बावजूद इमरान खान के लिए वो रिलीफ तो नहीं निकाल पाए थे वो। तो अगर ये सब ताउन करने भी लग जाएं तो आपके ख्याल में वो रिलीफ मिल सकेगा इमरान खान साहब को कि उनकी मुश्किलें आसान हो या उनकी जेल या बुशरा बीबी की जेल ख़त्म हो? मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब की अगर बातें मानी जाती तो ये अब तक हो चुका होता। अली अमीन गंडापुर साहब जो रास्ता निकाल रहे थे, ज़ाहिर है दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं ना, शराइत सिर्फ एक तरफा तो नहीं होती। तो जब भी कोई वायदा होता है, जब भी आप किसी मामले पे पहुंचते हैं तो दोनों तरफ की शराइत होती हैं। तो वो इमरान खान साहब नहीं मानने को तैयार थे। उस वक्त उनका ख्याल था कि ये चूँकि इनकी तरफ से नरमी है इसका मतलब है कमज़ोर पड़ गए हैं, और अब चूँकि सख्ती है तो अब कह रहे होंगे कि जुल्म हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर देखो सवाल ये है कि किसी ने कोई रास्ता निकालना है या नहीं निकालना। अगर नहीं निकालना तो मुल्क
सारा जो है वो बहरान और परेशानी में है। मईशत पर भी इसके असरात पड़ते हैं, सिस्टम पर भी इसके असरात पड़ते हैं। और अगर कोई भी रास्ता नहीं निकालना चाहता तो ठीक है, मुल्क तो चलते रहते हैं और इसी तरह चलता रहेगा जैसे चलता है। लेकिन अगर मुल्क को बेहतर करना है, सियासी मफाहमत करनी है, मुल्क को फ्यूचर की अच्छी इकानमी की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई सरेंडर, एक किसी ना किसी को झुकना पड़ेगा। वो कोई झुक नहीं रहा। सब अब निज़ाम ने को जो चाहिए था वो मिल गया, चाहे वो तरामीम हो, इम्यूनिटी हो, बाकी चीज़ें हो, तो उसके बाद क्या निज़ाम की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, वो कुछ नरमी दिखाए? मेरा ख्याल है कि जो अल्टीमेटली कोई गोल हो सकता है, या मेरा अंदाज़ा है, मेरे ज़हनी, ये कोई इसमें कोई ख़बर नहीं है, कि जो बेस्ट अरेंजमेंट एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो ये होगा कि इमरान खान की पार्टी भी बाकी सियासतदानों के साथ मिल के इस सेटअप को सपोर्ट करे, यानी एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप चीज़ बने। लेकिन अब ज़ाहिर है अभी पहली स्टेज ही नहीं हुई कि ये असम्बली भी चल सके, तो अगली स्टेज तो बहुत बाद में आएगी। तो ज़ाहिर है इस वक्त तो ये लगता है कि पीटीआई कोई सरेंडर भी करने के मूड में नहीं है और तावन भी करने के तौर में नहीं है। और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट की आइडियल सिचुएशन ये होगी कि भाई इस सिस्टम को सारी जमातें सपोर्ट करें, तो वो बन नहीं रहा। और दूसरा यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट में सियासी जमातें हैं, इनकी अवामी सपोर्ट बहुत कम है। सिंध में है पीपल्स पार्टी की, लेकिन सबको पता है कि इमरान खान की जेल में रहने की वजह से मकबूलियत कम नहीं हुई। तो ये एक मुसलसल प्रॉब्लम है कि आप ऐसी गवर्नमेंट को साथ चला रहे हैं जो ना कोई जिस बहुत बड़ा कोई नैरेटिव सवाए डेवलपमेंट के बना रही है, और ना उसकी आवाम में कोई मकबूलियत बढ़ रही है, और ना वोट बैंक टूट रहा है इमरान खान का। ये डेडलॉक है असली। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब का तज़िया आपने सुना है। सारी सूरत हाल में क्या हुकूमत के हाथ में भी कुछ है जो आज हुआ? क्या उसमें भी हुकूमत की कोई मर्जी शामिल थी? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग शामिल थी? क्या कोई मुलाकात शामिल थी? बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताजु साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ताजु साहब, हर किस्म की धमकी दी गई, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, फिर मुलाकात होती है 27 दिन बाद। एक बहन को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है, वो मुलाकात करके आती हैं तो बताती हैं कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं, सेहतमंद हैं मगर शदीद गुस्से में हैं। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या तनकीद की है। क्या ये तवक्को की जा रही थी कि 27 दिन सॉलिटरी में रखा जाएगा तो वो नर्म पड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो सियासी मामला है या फिर प्रोटेस्ट का खतरा है वो टल जाएगा? क्योंकि जो कुछ बातें उनकी बहन ने आके बताई हैं उससे तो कतई तौर पर ऐसा नहीं लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, सबसे पहले तो नफी हुई है उस तमाम बयानिए की जो कि पीटीआई और इसका खानदान और सारी लोग बनाते रहे कि उनकी बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, वो शायद जिंदा नहीं है। आज सब कुछ उसकी नफी हुई है। जो जेल हुकाम कहते रहे हैं आज वो सच साबित हुआ है। वो सेहतमंद हैं, वो ठीक हैं, वो तमाम सहूलतें जो उन्हें दी गई थी वो उनके पास हैं। रही बात जो आप गवर्नर राज की, तो गवर्नर राज और ये मुलाकात जो है इसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी बात इसलिए की जा रही है कि वहां पर इस वक्त जो वजीर आला हैं वो ऐसा सूबा जिसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, वहां पर उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय वो सियासी स्टंट्स और शोबदाबाजी और अपनी तमाम तवानाई और तमाम वसाइल जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फायदा देने के लिए या अपने लीडर की जान छुड़वाने के लिए उसके लिए वो कर रहे हैं। मैं आज का एक वाकया मीरन शाह रोड पे जो वजीरिस्तान के एसी हैं वो शहीद हुए हैं अपने बाकी एहलकारों के साथ। क्या वजीर आला को अपने उस एसी जो उनके नीचे एज ए सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, उनका टीम मेंबर है, शहीद हुआ है, उसके पास खड़े होना चाहिए था या उन्हें अडियाला के बाहर होना चाहिए था? और मुझे ये बताइए कि पिछले जब से ये वजीर आला बने हैं कितने ज्यादा वाकयात हुए हैं, कितने वाकयात अडियाला के बाहर तो वो आज नहीं आए, और फैसल वाडो साहब तो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं आए जिसकी वजह से बहन को मिलने दिया गया। क्या ऐसा हुआ कि हुकूमत और उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हुए या इस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ी? क्या हुआ है? हुकूमत को पता था कि आज ये होने वाला है?
देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई डिक्टेट करेगा तो डिक्टेशन से कोई काम नहीं चलेगा। जेल हुकाम फैसला करेंगे, जेल मैनुअल के तहत करेंगे, हालात के मुताबिक करेंगे, और ये जेल है, ये कोई मेहमान खाना नहीं है कि जब ये चाहें मिलेंगे, जब ये चाहें नहीं मिलेंगे, खानदान मिलेगा, फलां मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुलाकात के दिन तो मिलेंगे ना, ये इसमें मेहमान खाने वाली क्या बात हुई? जेल के जो SOPs हैं उसके तहत मिलेगी। अब ये आप कह रहे हैं कि जेल के अमले ने आज फैसला किया है कि उनकी एक बहन को मिलने देना है और 20 मिनट के लिए मिलने देना है, उसे कहीं ऊपर से हुक्म नहीं आया? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और दूसरी बात यह है, मुझे ये बताइए कि अगर आप अमन अमान का मसला पैदा करेंगे, वहां पर और भी कैदी हैं या वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ा मसरूफ एरिया है, और वहां ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे और ऐसे वहां पर सियासी इज्तिमा करेंगे तो जेल हुकाम को नजर नहीं आते? तो यकीनन जेल हुकाम जो है, अगर जेल हुकाम मिलने देंगे तो सियासी इज्तिमा नहीं करेंगे? जो रूटीन की मुलाकातें होती रहेंगी, जो कि होती रही हैं, 800 के करीब मुलाकातें बताई थी बैरिस्टर अकील साहब ने, तो फिर नहीं होंगे सियासी इज्तिमा। आप नहीं मिलने देंगे तो प्रोटेस्ट होगा, तो फिर खतरा पैदा होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाय इलेक्शन हारे हैं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, जॉइंट ऑपोजिशन, ग्रैंड अलायंस कर कुछ नहीं सका, ना असेंबली में ना असेंबली से बाहर, कोई और उम्मीद नहीं है। एक ही स्टंट रह गया है, मुलाकात, हमदर्दी कार्ड जो है, सिंपथी कार्ड खेला जा रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इनके पास वहां कोई 150 आदमी इकट्ठे करने के अलावा और कोई रह नहीं गया स्टंट, सो इसलिए ये उसको खेल रहे हैं। पहले इन्होंने बच्चों की बात की थी कि बच्चों को बुलाया नहीं जा रहा, बच्चे अपने बाप से नहीं मिल सकते। बच्चे 2 साल से क्या आ नहीं सके? मैं तो आज फिर कह रहा हूं आपके इस प्रोग्राम पे कि ट्रैकिंग नंबर दें, अगर वीजा अप्लाई किया है या उन्होंने अपना नाइकॉप रिन्यू करने का दिया है तो फौरन कर देते हैं। ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया उन्होंने, अपना मोबाइल नंबर तो दिया हुआ है, फोन पे तो बात करा दें। कल उन्होंने फिर रॉयटर्स को बताया कि मेरी फोन पे बात नहीं कराई जा रही। मुझे गुजारिश ये है कि उनके फोन पे बात करवाने की भी SOPs हैं, वो जेल हुकाम करेंगे या अदालत करवाएगी। बाकी रही आने की बात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों सिंपैथी कार्ड खेलते हैं? क्योंकि बाकी कार्ड खत्म हो गए। IMF को खत लिख लिया, 9 मई कर लिया, अदारों के खिलाफ ट्वीट्स कर ली, उसके बाद कोई इस्तीफे दे दिए, असेंबलियां तोड़ दी, लॉन्ग मार्च कर लिए, कुछ भी नहीं बना, वजीर आला बदल लिया, आखिरकार कुछ नहीं हुआ। तो अब हमदर्दी कार्ड, और कुछ रह क्या गया है? इस मुलाकात के अलावा सियासत रह क्या गई है कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा? अब क्या कम से कम कहा जा सकता है कि जो गवर्नर राज है उसका खतरा टल गया या फिर खतरा मौजूद है? गवर्नर राज और इन मुलाकात का कोई कनेक्शन नहीं है, और वो एक सीरियसली ऐसा मामला है कि जहां पर एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है। मुझे ये बताइए, मैं आपसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, और लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोई नहीं बता सकता। मुझे जब से ये वजीर आला बने हैं, कई दर्जन वाकयात हुए हैं, कई दर्जन वहां सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए हैं, इनके अपने यानी AC आज शहीद हुआ है। कितनी जगह ये गए हैं, कितनी जगह ये उनके साथ खड़े हुए हैं, अदारों के साथ, शोहदा के साथ, अपने अदारों को मजबूत करने की बात, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात की है। या बताइए कितनी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हेल्थ की कोई बात हुई हो, कोई प्रोग्राम बनाए हो, कोई इफ्तिताह की हो, कभी आपने सुना हो कोई इनका कोई एजेंडा जो है वो KPK के लोगों को सहूलत देना भी है? खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ज़ाहिर कारकर्दगी पर तो सवालात उठते हैं, और सवालात कोई और नहीं उठाता, हर अगला वज़ीर आला उठाता है। अगर परवेज़ खटक साहब जाते हैं तो उनके बाद जो वज़ीर आला आते हैं वो सवाल उठाते हैं, फिर वो जाते हैं तो गंडापुर साहब कहते हैं कि जी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, गंडापुर साहब गए तो अभी आए हैं, तो सवालात तो उठते हैं। बट आप जब चार्जशीट कर रहे हैं, ये जो आप चार्जशीट कर रहे हैं, ये तनकीद कर रहे हैं या ग्राउंड बना रहे हैं गवर्नर राज का? ना ग्राउंड बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक सियासी हुकूमत है, वो ऐसे इकदामात से गुरेज जाती है, लेकिन मजबूर ना किया जाए, इस हद तक ना लेकर आए। ये तो खुद चाहते हैं। जब वफाकी हुकूमत आप कह रहे गुरेज चाहती है, तो क्या फिर इदारों की ख्वाहिश है कि लगे? क्योंकि फैसल बाउडर साहब तो ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि जी बस तैयार पड़ा है और डेवलपमेंट होगी और ये होगा, तो क्या इदारों की ख्वाहिश है? कोई ऐसी बात नहीं है। अदारों की एक अपनी तशवीश है कि उनके लोग शहीद हो रहे हैं, उनके वो बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत को साथ खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए, एक सियासी क़यादत को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना चाहिए। क्या ये ख्वाहिश ठीक नहीं है? और ये नहीं, कोई ग्राउंड नहीं बनाई जा रही। सियासी हुकूमत है, हम नहीं करना चाहते।
मत मजबूर किया जाए। और ये जानबूझ के भी ये मुझे लगता है कर रहे होंगे कि किसी तरह इनको कोई एक और कोई चीज मिले सियासत में। बात ये है, ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की सालमियत की बात है। वहां पर आप इतनी यानी अपने बिल्कुल फराइज का आपको पता ही नहीं। तो साहब, आप सियासी हुकूमत अब आगे क्या चाहती है? इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो नॉर्मल अंदाज में होंगी? मंगल के दिन फैमिली, जुमेरात के दिन लॉयर्स या फिर दोस्त या फिर पार्टी वर्कर्स, ये होगा जिसके भी नाम दिए जाएंगे और जो हाईकोर्ट का पहला फैसला था, आइंदा अभी क्राइसिस नहीं क्रिएट होगा? बेनका किसी होटल में तो नहीं ठहरे हुए ना, ये जेल में के मेहमान है ना। जेल हुकाम फैसला करेंगे या अदालत फैसला करेगी, और उसके बाद दूसरी बात आगे कैसे चला जाएगा उसके लिए असेंबली में बात हुई है। स्पीकर साहब फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हुकूमत ने जेस्चर दिखाया है, उन्होंने कहा आए वापस, आइए बात करते हैं, आए कौमी मामलात पे, आए मसाइल पे बात करते हैं। बात ये है, ये अगर कोई समझते हैं कि एनआरओ या जिस तरह की गुफ्तगू आज की है बानी पीटीआई ने, उसमें तो उन्होंने गुस्सा निकाला है। वो जो नाम ले लेके तनकीद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपने गिरेबान में झांके। वो आज यहां पहुंचे हैं अपनी उन करतूतों की वजह से, अपने उन अमाल की वजह से, वो किसी की वजह से नहीं पहुंचे। किसी का नाम लेके अपने गुनाह छुपाने की कोशिश ना करें। किसी का नाम बार बार लेकर अपने आप को मासूम और बेगुनाह साबित नहीं होंगे। आपके मसाइल अपने पैदा कर दे हैं और अपने अमाल हैं जो आज आप जेल में। बहुत शुक्रिया ताजुल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से स्मार्टफोन कंपनीज को जारी किए गए एक गैर मामूली हुक्मनामे के बाद करोड़ों भारतीय सार्फिन की प्राइवेसी और डेटा तक हुकूमत को बराह रास्त रसाई मिलने का खदशा पैदा हो गया है। मोदी हुकूमत ने भारत में फरोख्त होने वाले तमाम स्मार्टफोन्स में एक सरकारी ऐप की पहले से इंस्टॉलेशन लाजमी करार दे दी है। सरकारी ऐप का नाम संचार साथी है। मोदी हुकूमत का दावा है कि इस ऐप के जरिए टेलीकॉम रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल या साइबर फ्रॉड को रोकने और साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी, और सार्फिन इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें इसे गैर फाल कर दें या डिलीट कर दें। मगर इसके बरक्स भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सरकारी ऐप के जरिए मोदी हुकूमत लोगों की प्राइवेट मालूमात और डेटा तक रसाई हासिल करना चाह रही है। इसके जरिए शहरियों की जासूसी की जा सकती है। साथ ही सार्फिन अपनी मर्जी से इस ऐप को डिलीट भी नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज़ भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी ऐप के हवाले से मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को हुक्मनामा दिया, जिसके मुताबिक शहरियों को गैर मुस्तनद मोबाइल फ़ोन खरीदने से बचाने, टेलीकॉम रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल की आसानी से रिपोर्टिंग करने और संचार साथी मंसूबे की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के तहत भारत में इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को हिदायत जारी की गई है। और उनसे कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत में इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए या दरामद किए गए तमाम मोबाइल फ़ोन्स में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए। ये भी यकीनी बनाया जाए कि संचार साथी ऐप स्मार्टफोन के पहली बार इस्तेमाल या डिवाइस सेटअप के वक्त सारिफ को वाज़ेह तौर पर नज़र आए और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड ना किया गया हो। इसी तरह ऐसी तमाम डिवाइसेस जो पहले ही मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं और भारत में फ़रोख्त होने के लिए तैयार हैं, उनसे जुड़े मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ज़रिए संचार साथी ऐप सार्फिन को फराहम की जाए। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हिदायत पर 90 दिनों में अमल दरामद मुकम्मल करने और 120 दिनों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। साथ ही इसी हुक्मनामे में संचार साथी के मकासद के हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लिखा है कि संचार साथी पोर्टल और ऐप शहरियों को IMEI नंबर के जरिए मोबाइल फ़ोन की जेन्युइननेस चेक करने की सहूलत फराहम करती है। इसी तरह सार्फिन को कुछ और सहूलियात भी फराहम की गई हैं, जैसे कि मुश्तबा फ्रॉड कम्युनिकेशंस की शिकायत करना, गुम या चोरी होने वाले मोबाइल फ़ोन्स की रिपोर्ट करना, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन चेक करना और बैंकों या मालियाती इदारों से रब्ता करने के लिए मुसद्दिक़ा मालूमात भी इस ऐप में शामिल की गई हैं। मगर भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से अपोजिशन और आज़ाद मीडिया शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। साथ ही आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारतीय हुकूमत के अहकामात के बरखिलाफ संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने 3 ज़राए से ये खबर दी है कि एप्पल कंपनी भारतीय हुकूमत की जानिब से मज़कूरा ऐप को प्रीलोड करने का इरादा नहीं रखती और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय हुकूमत को आगाह किया जाएगा। एप्पल कंपनी के खदशात से आगाह 2 ज़राए ने बताया है कि एप्पल हुकूमती हुक्मनामे पर अमल दरामद का इरादा नहीं रखती और भारतीय हुकूमत को बता देगी कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे इक़दामात पर अमल नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से प्राइवेसी मुतासिर होने के साथ साथ कंपनी के सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम में मसले खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अपोजिशन जमात कांग्रेस सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुहिम चला रही है और तंज़िया वीडियो शेयर करके बयानिया बना रही है कि संचार साथी ऐप के ज़रिए
मोदी हुकूमत अवाम की जासूसी करने जा रही है। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी समेत दीगर अरकान भी संचार साथी ऐप और मोदी हुकूमत के इरादों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि संचार साथी जासूसी की ऐप है, प्राइवेसी शहरियों का हक है। मोदी हुकूमत भारत को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर रही है। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. इसी तरह भारत के आजाद सहाफ़ी भी संचार साथी ऐप पर सवालात उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बिग बॉस बनना चाहती है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मोबाइल कंपनियों को यह हिदायत दी है कि आप अपने मोबाइल पर संचार साथी ऐप लगाएं? और सबसे बड़ी बात, इस बात की आपको बिल्कुल भी आजादी नहीं मिली है कि आप ना कर सकें। यह अनिवार्य है, यह जरूरी है। यानी कि वो सरकार जो जबरन अपने विरोधियों, अपने आलोचकों पर निगाह रखती है, इनफैक्ट उनके खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में उन्हें 5-5 साल तक जेल में डाल देती है। अगर वो सरकार मोबाइल फोन कंपनियों को यह फरमान जारी करे कि आप अपने मोबाइल पर संचार साथी ऐप लगाएं और उसमें ना मोबाइल फोन कंपनियों के पास विकल्प है और अगर हमारे पास भी यह विकल्प ना हो कि हम अपने मोबाइल पर यह ऐप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, तो इस सोच को लोकतांत्रिक कैसे माना जा सकता है? मगर मोदी हुकूमत अपोजिशन और सहाफ़ियों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान संबीत पत्रा ने कहा है कि संचार साथी के जरिए हुकूमत अवाम की जासूसी नहीं कर सकती। संचार साथी ना आपके फ़ोन सुन सकती है, ना मैसेजेस पढ़ सकती है, ना आपके निजी डेटा तक रसाई रखती है। इसके अलावा मोदी हुकूमत के कम्युनिकेशन के वज़ीर ने अपोजिशन और सहाफ़ियों की तनकीद का जवाब देते हुए दावा किया है कि संचार साथी ऐप को सार्फिन जब चाहे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं और जब चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। मगर इस पर तनकीद हो रही है कि नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा था, अब दबाव पड़ा है तो मिनिस्टर साहब पीछे हट रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे। भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ी भारतीय हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के हुक्मनामे में लिखे हुए डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड के अल्फाज का हवाला देकर दावा कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन के वजीर और दीगर हुकाम ये गलत बयानी कर रहे हैं कि संचार साथी ऐप को सार्फिन अपनी मर्जी से जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। हालांकि उस हुक्मनामे के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 25% तक इजाफा हुआ है। ख़वातीन और बच्चों के हुकूक से मुतालिक मालूमात जमा करने वाली इदारे साहिल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रवा साल जनवरी से नवंबर तक मुल्क भर में ख़वातीन पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट होने वाले वाक़यात की तफसीलात शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल साहिल ने ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रिकॉर्ड किए हैं और ये डेटा 81 मुख्तलिफ कौमी और इलाक़ाई अखबारात से लिया गया है। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में मुख्तलिफ जराइम शामिल हैं, जैसे कि तशद्दुद, कत्ल, रेप, गैरत के नाम पर कत्ल, खुदकुशी, अगवा और दीगर जराइम। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के कुल 6543 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल होने वाले 5253 वाक़यात से तकरीबन 25% ज़्यादा हैं। जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान रिपोर्ट होने वाले इन वाक़यात में 1414 कत्ल के केसेस, 1144 अगवा के केसेस, 1060 जिस्मानी तशद्दुद के केसेस, 649 खुदकुशी के केसेस और 585 रेप केसेस शामिल हैं। आम बात यह है कि रिपोर्ट से ये बात भी वाज़ेह होती है कि सिनफी बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद के ज़्यादातर वाक़यात मुतासरा ख़वातीन के अपने घरों में होते हैं और तकरीबन 3959 वाक़यात मुतासरा ख़वातीन के घरों पर हुए हैं, जो कि कुल वाक़यात का तकरीबन 60% बनते हैं। जो लोग ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासानी के वाक़यात को उनके घर से निकलने, काम करने, उनके कपड़ों, दिन के किसी वक्त या फिर किसी रिलेशनशिप से जोड़ते हैं, वो ये सोचें कि ख़वातीन पर सिनफी बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद के 60% वाक़यात उन ख़वातीन के अपने घर पर होते हैं। इसके अलावा साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 827 केसेस यानी कुल वाक़यात का तकरीबन 13% मुल्ज़िमान के घरों पर रिपोर्ट हुए। इसी तरह तकरीबन 2096 रिपोर्टेड केसेस में ख़वातीन से बदसलूकी करने वाले उनके अपने करीबी जानने वाले होते हैं, जबकि 801 केसेस में ख़वातीन से बदसलूकी उनके शौहरों ने की।
रिपोर्ट में सूबाई सतह पर अदाद-ओ-शुमार से मुतालिक लिखा है कि ख़वातीन के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के सबसे ज़्यादा 5077 केसेस पंजाब से सामने आए, जबकि इसके बाद सिंध 934 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जेंडर बेस्ड वायलेंस के 374 केसेस, बलूचिस्तान में 89 केसेस, इस्लामाबाद में 36 केसेस, आज़ाद कश्मीर में 22 केसेस और गिलगित बल्तिस्तान में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि तमाम रिपोर्ट शुदा केसेस में से 77% केसेस पुलिस के पास रजिस्टर हो चुके हैं। 21% केसेस में रजिस्ट्रेशन का जिक्र नहीं किया गया और सिर्फ 1% केसेस पुलिस के पास गैर रजिस्टर्ड थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।